Assalamualaikum. So welcome to our episode 2 द हेल्दी टॉक पॉडकास्ट। तो यार पहले एपिसोड के बाद हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है सब लोगों की तरफ से। और हमने सोचा क्यों ना इस चीज़ को कंटिन्यू किया जाए। और थोड़े से कुछ फॉर्मेट हमने चेंज किए हैं इस एपिसोड के। जैसे कि हमने पहले एपिसोड में ट्विटर ट्रेंड्स डिस्कस किए थे, लेकिन इसमें हम कोशिश करेंगे कि कुछ जो हॉट टॉपिक्स हैं उनकी तरफ बात करें, उनकी तरफ अपनी राय राय पेश करें। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ हमाद मुनीर हैं और साथ ज़ुहैब नासिर गुफ्तगू का हिस्सा बनेंगे। और जो मतलब आज के हमारे टॉपिक है उनमें पहला टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे वो है रशियन ऑयल के बारे में। तो इस सिलसिले में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करता चलूँ कि पीएम ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे थोड़ा रिलीफ के साथ ऑयल मिला है रशिया से। लेकिन उसी के कुछ देर बाद आप कह लें कि रशियंस की तरफ से एक स्टेटमेंट जो थी वो आई है, वो ये थी कि हमने पाकिस्तान को किसी भी किस्म का डिस्काउंट नहीं दिया इस ऑयल पे, और ये बिल्कुल वही रिटेल प्राइस है जो हम बाकी कंट्रीज़ के साथ इसको हम दे रहे हैं ऑयल को। तो इस सिलसिले में बात करते हैं कि ज़ुहैब क्या कहते हैं आप? ये एक्चुअली हमें पाकिस्तानी अवाम जो है ना उम्मीद लगाए बैठी थी कि जी रशिया से ऑयल आ रहा है, और जो पीडीएम है ख़ासतौर पे पीएमएलएन है और जो गवर्नमेंट है उसने भी रोला, ये कह लें कि शोर डाला हुआ था कि पाकिस्तान के पास एक सस्ता ऑयल आ रहा है और हमें इसका बहुत रिलीफ मिलेगा। लेकिन ये कि जो रशियन स्टेटमेंट दिया है, हमें लग रहा था जैसे इंडिया को डिस्काउंटेड प्राइसेस पे पेट्रोल मिल रहा था, और उनका जो क्राइसिस चल रहा था पेट्रोल का वहाँ पे भी प्राइसेस बहुत हाई थी। एक तो वो कवर हुआ, दूसरा उन्होंने यूरोप को सेल करके थर्ड पार्टी के तौर पे बहुत बेनिफिट लिया। ठीक है, हम भी ये सोचे थे कि शायद हमें भी कोई बेनिफिट हो, लेकिन एक तो हमें डिस्काउंट कोई नहीं मिला जैसे इंडिया को मिल रहा था, क्योंकि तब एक जंग अरूज पे थी और क्राइसिस भी पेट्रोल का पेट्रोलियम क्राइसिस भी चल रहा था। अब वो सिलसिला नहीं है। और लेकिन इस सिलसिले में जो यूरोप के साथ कॉन्ट्राडिक्शन थी रशियंस की, मतलब उन्होंने ट्रेड बंद कर दी थी, वो आजकल भी वैसी वो सिचुएशन है कि अब वो काफ़ी क्लियर हो गई है? काफ़ी हद तक सोल्व होती नज़र आ रही है, क्योंकि जर्मन के साथ जो गैस का इशू था वो भी अब दोबारा, क्योंकि उनकी गैस की जो सारी यूजेज है वो सारी रशिया से इंपोर्ट होती है। ठीक है। ठीक है, वो भी कंटिन्यू हो गई है, तो हम्म, अब ये मेरे ख्याल से सिलसिला बहुत बेहतरी की तरफ जा रहा है। ठीक। क्या हम आप? यार अगर मैं पिछले एक साल का कंपैरिजन करूं तो लास्ट ईयर जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने गवर्नमेंट में अपनी क्लेम किया था कि रशिया हमें 30% चीप ऑयल दे रहा है एज़ कम्पेयर टू मार्केट। तो एट दैट टाइम जो क्रूड ऑयल की इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस थी वो अराउंड अबाउट $115 पर बैरल थी। आज ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स के बाद वो प्राइस है $72 पर बैरल। तो रशिया से हमने क्रूड ऑयल ख़रीदा 1 लाख मेट्रिक टन, 45,000 आ गया है, 50,000 55,000 की भी शिपमेंट आनी है। बट रिलीफ आवाम को नहीं दिया गया बिकॉज रिसेंटली जो है हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री है हालांकि उन्होंने तकरीबन वन थर्ड जो है प्राइस में भी ऑलमोस्ट कमी आई है। $43 जो है वो कमी आई है। ठीक है। अब इस जो ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन हुई है वो ट्रांसपोर्टेशन इस तरह से हुई है कि ये रशिया से आया ओमान। ओमान में जो है शिप टू शिप ट्रांसफ़र हुआ है। एक प्योर पॉइंट एक कंपनी है, यूएई बेस्ड कंपनी है, और वो बेसिकली रशियन ऑयली क्रूड ऑयल दुनिया में ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक। तो प्योर पॉइंट के ज़रूर ये उस शिपमेंट के ज़रिए पहले इंडिया गया ओमान से, ठीक। वहाँ पे इसकी रिफाइनिंग हुई है, और रिफाइनिंग करने के बाद ये यूएई गई है, यूएई के बाद देन ये पाकिस्तान आई है। ठीक। तो लास्ट ईयर जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को आउस्टेड किया गया तो उस टाइम जब पीडीएफ की गवर्नमेंट आई तो जब मीडिया पे सवाल उठे कि ऑयल क्राइसिस हैं, पेट्रोल क्राइसिस हैं, प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, रिलीफ दें, अब रशिया से ऑयल क्यों नहीं खरीद ले। तो तब इन्होंने एक जवाब बनाया था कि हमारी रिफाइनरीज वो ऑयल रिफाइन नहीं कर सकती। सही। तो अब एक चीज़ तो ये कि क्या अब वो रिफाइन कर सकती हैं? अब जो ख़रीदा गया, अब भी तो ख़रीदा गया है ना, क्या अब वो रिफाइन कर सकती हैं? ठीक है। और दूसरी बात, जैसे इन्होंने डिस्कस तब किया, तो मेरा ख्याल है इमरान खान की हुकूमत ही आई है जब यस, तब जब खान साहब रशिया गए थे तो तब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट ही हुई थी, तो तब उन्होंने कहा था, क्योंकि तो उन पे सैक्शंस लग रही थी, तो उन्होंने कहा था तो जो स्टेटमेंट आई है कि हम वो ऑयल रिफाइन नहीं कर सकते, वो आपके ख्याल में कोई बैरूनी प्रेशर था? खैर खान साहब तो इस मतलब इमरान खान तो इस चीज़ को यही कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट, ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं है। लेकिन आपके नज़दीक मतलब कोई हो मेरे सकती है ये मेरे नज़दीक जो है ना, अगर पार्को की स्टेटमेंट जो ऑयल रिफाइनरी है पाकिस्तान की, चीज़? उन्होंने कहा है कि हम पहले ना रशियन ऑयल जो है वो पहले अपनी रिफाइनरी में रिफाइन करेंगे, क्योंकि
अब जो पहले क्रूड ऑयल लेते थे, हमारा सक्सेस हमें तब मिलेगी अगर हमारे पास लाइट स्पीड डीजल ज़्यादा बनेगा और फर्नेस ऑयल कम बनेगा। ठीक है। बट अगर जो रशियन ऑयल है वो थोड़ा लो ग्रेड का ऑयल है और उसमें हमारा फर्नेस ऑयल ज़्यादा बनता है, ठीक है। तो वो हमारे यूजेज का नहीं है। तो अब ये तो पार्को जो है वो टेस्टिंग करेगा और फिर बताएगा क्या हम उतना लाइट स्पीड डीजल अटेन कर पा रहे हैं जितना हमें चाहिए। उसमें जो कंजम्पशन है वो भी लाइट स्पीड डीजल की है। या वो फिर फर्दर प्रोसेसिंग होगी, गैसोलीन में बनता है एंड ऑल दैट। लेकिन अगर तब हम इससे रिलीफ उठा लेते तो शायद हमें ज़्यादा मुनाफा होता, ज़्यादा इस अवाम को रिलीफ मिलता, क्योंकि अब भी तो हमने इंडिया से ही रिफ़ाइन करवाया है। अगर तब नहीं कर सकती तो अब भी नहीं कर सकती, अभी हमने इंडिया से कराया, तब भी हम इंडिया या किसी गल्फ कंट्री से रिफ़ाइन करवा सकते हैं। तो बिल्कुल या बैरूनी प्रेशर कह लें या इमरान खान हाँ, और नहीं कह और उसके अलावा नहीं, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट तब चली गई थी यू कैन से, क्योंकि उसके बाद ये सब जो है, क्योंकि सही सही जब रशिया से आया उसके फ़ौरन बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया एंड ऑल दैट, वो सारा ड्रामा वो हुआ। पाकिस्तान अपने हालात के अंदर। हाँ, और बाकी जो है लेट्स सी कि अब जब नेक्स्ट शिपमेंट आएगी तो प्राइसेस कम होती है। जो पीएम की स्टेटमेंट है रिगार्डिंग कि हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑयल मिला है, तो मेरे नज़दीक इट इज़ नथिंग मोर देन पॉलिटिकल स्टेट। ठीक हो गया। चले मेरा ख्याल काफ़ी अच्छा एलेबोरेशन होगी इस चीज़ पे। हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। यार वो रिलेटेड है वकीलों के, जो एक आजकल बड़ा मशहूर है कि लॉयर्स मूवमेंट चल रही है। एतजाज़ अहसन और लतीफ़ खोसा जो कि पीपी के काफ़ी खैर मशहूर कह लें, सियासतदान कह लें या उनके रुकन कह लें, उसकी पार्टी के हैं। तो उन्होंने एक मुकदमा कह लें या दरख्वास्त कह लें, जैसे आप अच्छे अल्फाज में अगर कहना है तो आर्मी कोर्ट्स के खिलाफ। तो अब उस चीज़ के बारे में आपकी क्या राय है? देखें, एक मेरा तो यही है कि अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में जो सिविलियन के जो हैं मुकदमा तो सिविलियन कोर्ट्स में ही चलने चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि अगर किसी ने कोई गलती की है, किसी ने कोई जो है मिलिट्री जो है वो कंस्ट्रक्शंस पे अटैक किया है या कुछ ऐसा किया है, तो आप उनको अवामी अदालत में लेके आए, जो है सिविल कोर्ट्स में लेके आए, वहाँ पर कोई मुकदमा चले बिल्कुल। और ये जो चलाई गई है तहरीक, मेरे नज़दीक बड़ी खुशाइंद है और होप से सक्सेसफुल हो। लेकिन मुझे जो है ये कह लें कि हमारी जो अदालती निज़ाम है वो भी बहुत अच्छा नहीं है और कोई रेवोल्यूशनरी फैसले कर नहीं सकते, क्योंकि ये पावर कॉरिडोर्स की सुनते हैं। तो पावर कॉरिडोर्स की ख्वाहिश है कि मिलिट्री कोर्ट्स बने और पावर कॉरिडोर्स के अगेंस्ट ये फैसला दे नहीं सकती। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई इतना फ्रूट निकलेगा। होप सो निकलेगा, पाकिस्तान के लिए बेटर होगा, बट मुझे नहीं लगता कि ये कोई फ्रूट बियर करे। अच्छा ज़ुहैब, आपसे मैं मतलब ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि मिलिट्री कोर्ट्स वाला हो गया, दरख्वास्त दे दी गई, मतलब ये किस तरफ जा रहा है? मे बी सिचुएशन ऐसी हो कि अभी लाइक हुकूमत है नून लीग की, जो मेन उनके सरगना है। वैसे तो पीडीएम डील कर रही है हर चीज़ से, और अभी इलेक्शन भी होने वाले हैं। और अवाम में भी जो पिछले दिनों कुछ मुल्की हालात को लेके देखा गया है, उसमें ये चीज़ें थी कि अवाम कोई आर्मी से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। ठीक है, मतलब काफ़ी अजीब सी सिचुएशन है ये सारी। तो उसमें मे भी ये कोई स्कोरिंग करना चाहते हो पॉलिटिकल बेस पे, कि इलेक्शन की बेस पे, कि अगर हम आर्मी के ख़िलाफ़ कुछ ऐसे, मतलब आर्मी कोर्ट्स हैं तो यकीनन आर्मी रिलेटेड है उस चीज़ के। तो अगर हम आर्मी के ख़िलाफ़ थोड़ा चलें तो हम मे भी इलेक्शन में थोड़ा बेहतर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, आपने एक पॉइंट तो रेट किया, लेकिन इस तरह की सूरत हाल ये नज़र नहीं आ रही। उसकी 2-3 रीज़न है। सबसे पहले आप देखें, अगर लतीफ़ खोसा को तो उसकी मेंबरशिप पीपल्स पार्टी ने कैंसिल कर दिया और उसके जो वॉल ऑफ शेम पे इसकी तस्वीर लगाई गई है। अच्छा। और एतजाज़ अहसन के बारे में देखें तो जब से इमरान खान की गवर्नमेंट का टर्न ओवर हुआ है, ठीक है, तब से वो बड़ा इस मामले में एक तरह से न्यूट्रल भी रहा है उसने, ठीक है, और बड़ा हाँ वोकल भी रहा है। और उसने कभी भी पीडीएम की उसने हमायत नहीं की, और उसने हमेशा ये कह के जी हम सबसे पहले, बल्कि जब 14 मई का वो बात हुई इलेक्शन की, ठीक है, तो तब से वो कह रहे कि जी हम सबसे पहले आइन और कानून के साथ खड़े। लेकिन हमने ये भी तो देखा है ना कि जब भी कभी मतलब पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, पॉलिटिशियंस हैं, इनका कोई एतबार नहीं है। इलेक्शंस के दौर पे जहाँ से टिकट आपको मिलेगी, आप नहीं टाइम अपने आप को चेंज। देखिए मेरी बात सुने कि जब ये आपने देखा ना कि आप आर्मी के खिलाफ अगर बोल के अपना कोई पॉलिटिकल बेनिफिट गेन करना चाहे, ये चीज़ तब हुई है जब इमरान खान को हटा दिया गया। उसके बाद एक जब इमरान खान ने बताया कि जी मुझे क्यों हटाया गया, इस तरह की चीज़ें शुरू हुई, तो तब ये कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। लेकिन
ये जब नो कॉन्फिडेंस हुई है तब से एतजाज़ हसन इस मामले में वोकल रहा है। तो आप इस चीज़ को वो काफी इस लंबा से टाइम relate पीरियड नहीं- हो गया। हाँ, इस तरह से रिलेट नहीं कर सकते। सही। और दूसरी चीज़ ये कि जो आवाम के ज़हन में जो चीज़ है कि क्या ये चीज़ फ्रूटफुल होगी, तो इसके लिए मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल मूवमेंट्स जो स्पेसिकल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जो अवाम ने चलाई हैं, ठीक है, वो एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट उस तरह से फ्रूट नहीं ला सकी। ठीक है, तो ये सक्सेसफुल होगी कि नहीं, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा। मार्च 2007 में कि जब तब के चीफ जस्टिस को सैक किया था जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने, तो तब वकला ने मूवमेंट स्टार्ट की थी। ठीक है, और उसके नतीजे में मुशर्रफ को रिज़ाइन करना पड़ा। वो मतलब मूवमेंट ठीक है, अच्छी साबित हुई। हाँ, और इवन मुशर्रफ को रिज़ाइन करना पड़ा। फिर जरदारी आया, उन्होंने तब भी नहीं बंद की। मार्च 2007 के बाद मार्च 2009 में 2 साल बाद उनको दोबारा चीफ जस्टिस को बहाल करना पड़ा। सही। यानी 2 साल सैक रहने के बाद भी एक चीफ जस्टिस बहाल हो जाता है। तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हो सकती है कि जो शायद कोई इनकलाबी लाया अमल ला सके। सही। चले अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा है काफ़ी मतलब दुख भरी बात कह लें या एक अजीब सा वाक़या है, सानिया है ग्रीस बोट का, जिसमें तकरीबन 300 पाकिस्तानी थे और उनमें से लाइक वैसे टोटल पूरी शिप में मेरा ख्याल थे 750। ठीक है, और जो अब जिंदा बचे हैं उनमें से पाकिस्तानी वो डूब गई। ठीक है, और 12 तकरीबन पाकिस्तानी बचे हैं, बाकी जो 288 आई गेस बनते हैं। ठीक है, उनका अभी तक कोई पता नहीं है, वो पता नहीं जिंदा है या अल्लाह को प्यारे हो गए। तो मतलब ये बड़ा अजीब सा सानिया, और लोगों को मूव करना पड़ता है इस मुल्क से, ये मुल्क छोड़ के मतलब निकलना पड़ता है, क्योंकि अभी ये सारे वो लोग हैं जिन्हें शायद वीज़ा नहीं मिला, जान पे रिस्क ले जान पे रिस्क लेके एक गलत तरीके से निकलने की कोशिश की है उन्होंने, और अपनी जान की बाजी हार रहे हैं। तो इस सिलसिले में मतलब मैं आपकी राय लेना देखें, इस मामले में जिन लोगों ने इस तरह का स्टेप लिया है, ठीक है, कुछ लोग उनको भी कसूरवार करार दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो है मेरी वो, ठीक है, तो एक तरह से वो कसूरवार है भी, लेकिन मेजर कसूर उनका नहीं है। हुकूमत ठीक है, मेजर कसूर उनका है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको आपने एक रोज़गार प्रोवाइड करना है। ठीक है। ठीक है, एक तो ये कि जो रोज़गार के मौके हैं वो मुल्क में बढ़ने चाहिए थे। पहली तो बात यह है कि वो रोज़गार के मौके ही कम हुए हैं, बढ़ने की बजाय चले वहाँ पे कांस्टेंट भी रहते, उससे कम हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद उससे बड़ा जो मसला ये हुआ कि हमारी जो इनकम है वो कांस्टेंट रही है। ठीक है, और जो महंगाई है वो तकरीबन पिछले 5 साल में 3 गुना तक बढ़ गई है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, एटलीस्ट 3 गुना बढ़ गया है। और जो बंदा 50,000 कमा रहा था वो आज भी 50,000 कमा रहा है। लेकिन अगर वो 50,000 में अपना गुजारा कर रहा था, तो आज वही खर्चे जो उसके पूरे होते हैं वो 1.5 लाख रुपए ना। बिल्कुल, तो ये चीज़ें हैं जो मजबूर करती हैं कि वो अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को फीड करने के लिए, ठीक है, उनको अपनी जान भी रिस्क पे डालनी पड़ती है। मतलब हमारे से भी मैं यही बात करूँगा कि मतलब जान पे मतलब करना तंग दस्ती है, लेकिन इसमें कोई सोशल प्रेशर भी आ जाता है लोगों पे कि हमें मज़ीद पैसे, मतलब गुजारा हो जाता है लोगों का, हालात आ जाते हैं, मतलब आजमाइश है ये। अल्लाह ताला ने भी कहा है कि मैं आपको कभी ज़्यादा रिस्क दे के आजमाऊँगा, कभी कम रिस्क दे के आजमाऊँगा। तो मेरे ख्याल में कुछ लोग मतलब इस चीज़ को लेके चलते हैं कि सोशल प्रेशर की तरफ, कि अभी हमें एक अच्छा स्टेटस चाहिए। मतलब वो इन चीज़ों को नहीं देखते कि मे भी इसमें कोई आगे रास्ता निकले का ना निकले, वो जल्दबाजी कह लें, उसे कुछ भी कह लें, इस तरफ भी जा सकते हैं। तो इसका मुआशरे के ऊपर कैसा इफेक्ट आता है? देखिए, मैं सबसे पहले तो साने से कम नहीं है कि आपके मुल्क के 300 शहरी जो हैं वो जान की बाजी हार रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके मुल्क से बाहर जा रहे थे बेहतर रोज़गार के मौके ढूंढने। तो अगर आप देखें 30-40 लाख रुपया लगा के वो एजेंट्स को दे के वो जाते हैं, उस 30-40 लाख का अपने मुल्क में कारोबार क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि इस मुल्क में जो है एक तो इन्फ्लेशन, अगर आप अलोन पिछले 1-1.5 साल में देखें, तो आज से 1.5 साल पहले इन्फ्लेशन थी 11%, आज वो है 38%। और उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है, डॉलर की प्राइस ऊपर जा रही है, आपकी कॉस्ट स्टेबिलिटी नहीं है। तो लोग करते हैं कि वो जो 30-40 लाख वो कह रहे हैं हम यहाँ इस मुल्क में बिजनेस में इन्वेस्ट करें, वो ये रिस्क पे है। वो रिस्क पे है कि हम मेहनत ज़्यादा करेंगे, हमें उसका आउटकम उतना मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो बाहर जाना है। बाकी कि वो लेबर को पर तरजीह देते हैं। बेशक वो और जॉब्स करते हैं जिस तरह की मिल जाए। अब इसके ऊपर अकाउंटेबल है गवर्नमेंट और अदारे। ठीक है। आपकी FIA को क्या नहीं पता कि लोग कैसे इलीगली जाते हैं?
आपकी सिक्योरिटी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, क्या उनको नहीं पता कि कैसे इलीगली बॉर्डर क्रॉस करते हैं? तो इन सबको आप जब तक सिर्फ एजेंट्स पकड़ने से कुछ नहीं होगा, जिनको बाहर भेजे सिर्फ उनको पकड़ने से कुछ नहीं होगा, आपको बड़ी मछलियों को भी हाथ डालना होगा। जब तक आप उनको हाथ नहीं डाल सकेंगे, बड़ी मछलियों से मुराद देखिए, अगर FIA में भी कुछ ना कुछ लोग बैठे होंगे जिनको पता है, लेकिन आप जो इस काली भेड़ें मौजूद हैं, काली भेड़ें मौजूद होती हैं ना, जो एक पूरे इंस्टीट्यूशन को मलाइन करती हैं, आपको उनको पकड़ना होगा। जब तक आप उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेंगे तो खुदा न खासा इस तरह के वाक़यात आपको देखने पड़ेंगे। सोशल प्रेशर की आपने बात की, तो सोशल प्रेशर इज़ अ थिंग होता है, बट लोग एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के लिए कहते हैं कि हम बाहर चलें, कम से कम हमारे घर वाले पीछे बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अपना ये करके बिल्कुल रखें, ये तो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार हालांकि सकें, तो उनकी वो अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा के वो जाते हैं। जैसे अब भी आपने देखा कि अफसोस के साथ कहना पड़ा कि 300 हमारे लोग बेचारे जो है वो जान की बाजी हार बैठे, वो भी इसीलिए सोच के गए थे कि हम जा रहे हैं। उनमें से आप बहुत सारे पढ़े लिखे भी होंगे नहीं जिनको यहाँ पे रोज़गार नहीं मिला या जिनके टैलेंट की यहाँ पे कदर नहीं थी, वो यहाँ से बाहर गए, और पिछले 1-1.5 साल में ब्रेन ड्रेन वैसे ही बहुत हुआ ऑलमोस्ट। अब मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, कोई तकरीबन 8 लाख है वो रेशो थी, और उसमें मोस्टली डॉक्टर्स और इंजीनियर्स थे। ये ब्रेन ड्रेन है ना, आपके मुल्क से ये ब्रेन ड्रेन है कि जो आपका पढ़ा लिखा तबका मुल्क से वो बाहर जा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि लॉ और ऑर्डर नहीं है यहाँ पे, कोई सिचुएशन नहीं है यहाँ पे, इकोनॉमी कोई सिचुएशन बेटर नहीं है यहाँ पे, डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी नहीं है, और जो है डिक्टेटरशिप वाला जो माहौल बना हुआ है फिलहाल, और जो है लायकीनी की सूरत हाल है, तो इसलिए लोग जो है वो बाहर जाना प्रेफर करते हैं। और दूसरा मैं ये छोटा सी बात करूं कि जैसे हमारे इन्फ्लेशन की बात की और आपने बात की कि किसी तरह गुजारा हो जाए, तो असल में इन्फ्लेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब थोड़ा बहुत गुजारा करना भी मुश्किल हो गया है। पहले तो ये चीज़ सिर्फ गरीब के लिए मुश्किल थी, अब मिडिल क्लास भी इसमें इन्वॉल्व हो गया। अब जो एक प्रॉपर डाइट है ना वो आप नहीं ले सकते। इवन जो प्रोटीन की इंटेक है, स्टैंडर्ड है कि एक आदमी को इतनी प्रोटीन पर एनम लेनी चाहिए, वो हमारी पहले ही पाकिस्तानियों की कम थी, वो इस साल मजीद ड्रॉप हुई है। एंड 18% ड्यूटी गवर्नमेंट ने दोबारा लगवा दी है ऑन चिकन प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स पे 18% ड्यूटी दोबारा इम्पोज कर दी। सही सही सही, इसी से फिर वो दोबारा चिकन की इट इज़ अनदर डिबेट, बट मनोन इसका जो है वो ये है कि लोग जो है बेटर जो है स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के लिए जो है मूव करना पड़ता है, करना अपनी पड़ता है, कंट्री छोड़ना। अपनी कंट्री छोड़नी पड़ती है। जब तक आप उनको वो सहूलियत यहाँ नहीं देंगे तो वो अपना पैसा इस मुल्क पे खर्च नहीं करेंगे और आपकी इकॉनमी बेहतर। से तो खैर इसी चीज़ पे हम आज का पॉडकास्ट कह लें, गुफ्तो शनीद ये ख़त्म करते हैं। और इसमें यही है कि मेरे नज़दीक जो मैं सोचता हूँ कि कोई स्टेबिलिटी होगी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की पैसा भेज के बहुत मदद करते हैं, लेकिन स्टिल वो इस मतलब ये मुल्क या तो लोग उस वैसे डील कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, या इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि वो किसी भी तरफ जाता हमें नज़र नहीं आ रहा। तो खैर हम उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छे दिन आए, और अल्लाह करे अच्छे दिन आए, और इसी के साथ हम इजाज़त लेते हैं आप लोगों से। अस्सलाम वालेकुम।